आज पहली बार जिंदगी में आम्रपाली के साथ ऐसा हो रहा था कि आज उसके पास आराम के सारे तरीके थे। फिर भी उसे पूरी रात नींद नहीं आई थी। लेकिन अब मुझे इस बात को अपना भाग्य मानकर स्वीकार कर लेना ही चाहिए। आखिर ये मेरे बाबा की जिंदगी का सवाल है। पहले ही मैं उनकी बात ना मानकर उनका अनादर कर चुकी हूँ। अब मैं उनकी जान जोखिम में नहीं डाल सकती हूँ। अभी भी वो यही सोच रही थी कि एक दासी ने आकर उसके दरवाजे पर दस्तक दी और कहा, क्या आप जाग चुकी हैं? हाँ, मैं अभी आई। ये कहकर आम्रपाली दरवाजे की तरफ गई। दरवाजे पे खड़ी दासी ने दरवाजा खोलते ही उससे कहा, आपको महाराज ने अभी इस समय अपने कक्ष में बुलाया है। ठीक है, आप चलिए, हम अभी आते हैं। आम्रपाली ने ये कहकर उस दासी को वापस भेज दिया। कुछ देर में आम्रपाली तैयार होकर राजा के कक्ष में पहुंच गई और वहां पहुंचते ही उसने कहा, जी महाराज, आपने हमें यहाँ बुलाया? अब आम्रपाली के मन में राजा को लेकर उतना डर नहीं था जितना उसे पहले लगता था। शायद ये कल रात की वजह से था, क्योंकि राजा के बारे में उसकी सोच अब थोड़ी बदलने लगी थी। हाँ, हमें आपसे कुछ पूछना था, राजा ने जवाब दिया। तो आम्रपाली ने कहा, कहिए, क्या पूछना चाहते हैं आप? राजा ने दासी को वहां से जाने का इशारा किया और दासी के वहां जाने के बाद राजा ने आम्रपाली से कहा, क्या आपने यहाँ किसी नकाबपोश को देखा है? ये सुनकर आम्रपाली एक मिनट के लिए सोच में पड़ गई। उसे अंदाजा नहीं था कि राजा को भी उसके बारे में पता है। इसलिए कुछ देर सोचने के बाद उसने कहा, हाँ, मैंने कई बार एक नकाबपोश को देखा है, परंतु अभी तक ये नहीं पता चला कि वो है कौन। और जहाँ जहाँ मैं जाती हूँ वो वहाँ वहाँ दिखाई देता है। पता नहीं कौन है वो। उसके बाद राजा ने बताया, कल रात भी उसे सैनिकों ने यही राज दरबार में देखा था, लेकिन वो ने फिर से चकमा देकर भाग गया। राजा की ये बात सुनकर आम्रपाली ने कहा, हाँ, मैंने भी कई बार कोशिश की ये जानने की कि आखिर वो है कौन। आप चिंता मत कीजिए, आज नहीं तो कल उसका सच सामने आ ही जाएगा। राजा को उसका ये आत्मविश्वास बहुत पसंद आया और उसके बाद राजा ने वहां एक दासी को अपने कक्ष में बुलाया और उसकी तरफ इशारा करते हुए आम्रपाली को बताया, वो तो है, पर अब आपके साथ ये दासी सरना रहेंगी, जो आपकी व्यक्तिगत जरूरतों को पूरा करने के साथ साथ आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी इनकी ही रहेगी, क्योंकि ये कई विधाओं में निपुण है, जो समय आने पर आपकी हर चीज से रक्षा करेंगी। इसलिए आप आज के बाद इस राजमहल से कहीं भी जाएं तो इसे हर समय अपने साथ लेकर जाएं। पहले तो ये देखकर आम्रपाली के चेहरे के भाव बदल गए कि ये क्या हो रहा है, और उसके दिल में ख्याल आया कि शायद उस नकाबपोश को ढूंढने में उसे इससे मदद मिल सकती है। इसलिए उसने उस दासी की तरफ देखकर कहा, जैसा आपको उचित लगे, पर आप चिंता मत कीजिए, मैं उस नकाबपोश को पकड़ने में आपकी मदद करूंगी। ये सुनकर राजा ने कहा, ठीक है, अब आप अपने कक्ष में जाकर विश्राम कीजिए। ये सुनकर आम्रपाली उस दासी के साथ अपने कक्ष में गई और फिर वहां जाकर सोचने लगी, कहीं कल रात उस नकाबपोश के भेष में हर्षदेव तो नहीं उससे मिलने आया था, क्योंकि उसने उस दिन श्री मालू के यहाँ से उसे जाने को कह दिया था, तो शायद उसे बुरा लगा होगा। बुरा तो लगेगा ही ना, आज तक वो मेरे साथ हर पल साय की तरह रहा है और मेरे हर कदम पर उसने मेरी मदद की है, एक सच्चे साथी की तरह। और मैंने उसे इस तरह मेरे साथ आने के लिए मना कर दिया, परंतु मैं और कर भी क्या सकती थी। मेरे एक गलत फैसले की वजह से पहले ही मैंने अपनों को बहुत तकलीफ दी है, और अब हर्षदेव को भी कुछ हो गया तो मैं ये नहीं सह पाऊंगी। खैर, अब की बार जब उससे मिलूंगी तो उसे समझा दूंगी। उसे ऐसे खोए हुए देखकर दासी सरना ने कहा, क्या बात है, आप किस सोच में पड़ गई? कहीं आपको मेरे यहाँ आने से कोई दिक्कत तो नहीं? तो आम्रपाली ने कहा, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो कुछ और ही सोच रही थी। आप मेरी तरफ से निश्चिंत रहिए, आप मुझ पर भरोसा कर सकती हैं, मैं हमेशा आपकी रक्षा करूंगी। इसलिए आपको मेरे होते हुए किसी बात से डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं उस नकाबपोश को ढूंढने में आपकी पूरी मदद करूंगी। ठीक है, मैं नहा धोकर तैयार हो जाती हूँ। ये कहकर वो जैसे ही स्नान घर की तरफ बढ़ने लगी तो इतने में एक दासी ने दरवाजे पर आके कहा, आपको महारानी ने मिलने के लिए अपने कक्ष में बुलाया है। क्या? ये सुनकर आम्रपाली एक पल के लिए सोच में पड़ गई कि अब रानी उससे क्यों मिलना चाहती हैं। अभी वो ये सोच ही रही थी कि सरना ने आगे आकर कहा, ठीक है, उनसे कहिएगा कि आम्रपाली जी अभी कुछ देर में वहां आ रही हैं। ये कहकर सरना ने उस दासी को वहां से भेज दिया और फिर आम्रपाली के चेहरे पर ये अजीब सा भाव देखते हुए उसने कहा, आप चिंता मत कीजिए, ये यहाँ की रीत है। नई नगर वधू जो भी बनती है, रानी उनसे दूसरे दिन जरूर मिलती है।
आम्रपाली ने ये सुनकर एकदम से सरना की तरफ देखकर कहा, अच्छा तो ये बात है, तुम्हें कैसे पता? मुझे यहाँ के सारे रीति रिवाज के बारे में सब कुछ पता है, इसलिए आप चिंता मत कीजिए। महारानी साहिबा ने आपको यूं ही मिलने के लिए बुलाया होगा। ये सुनकर आम्रपाली ने कहा, ठीक है, हम अभी तैयार होकर आते हैं, फिर रानी साहिबा से मिलने जाते हैं। तो सरना ने कहा, हाँ हाँ, आप आ जाइए, फिर हम आपके साथ चलते हैं। ये सुनकर आम्रपाली ने कहा, वो क्यों? हम चले जाएंगे महारानी जी के कक्ष में, आपको हमारे साथ आने की क्या जरूरत है? उसका ये सवाल सुनकर सरना ने कहा, ऐसी कोई बात नहीं है, अब से हम आपके साथ हर पल साई की तरह रहेंगे। आम्रपाली ने उसकी तरफ देखकर कहा, ठीक है, वो हम तो इसलिए कह रहे थे क्योंकि हमें ऐसी बातों की आदत नहीं है ना, इसलिए। परंतु उसे उसकी बातें सुनकर थोड़ा अच्छा भी लग रहा था, क्योंकि वो उसके साथ रहने वाली थी जहाँ वो अपने आप को थोड़ा अकेला महसूस कर रही थी। चलो, अब उसके पास कोई तो होगा जो हर पल उसके साथ रहेगा। उसे नहीं पता था कि महल के ऐशो आराम पाने के बदले उसे इतनी बड़ी कीमत चुकानी होगी, इसलिए उसे राजमहल के ऐशो आराम एक पल के लिए भी नहीं भा रहे थे। लेकिन ये अब उसकी किस्मत है, जिसे उसे अब खुशी खुशी अपनाना ही होगा। ये सोचकर वो तैयार होने लगी। कुछ देर के बाद तैयार होकर वो महारानी के कक्ष के बाहर पहुंच गई, और जैसे ही महारानी के कक्ष में मौजूद उनकी एक दासी की नजर आम्रपाली पर पड़ी, तो उसने उसे वहां आते देखकर महारानी से कहा, महारानी साहिबा, नई नगरवधु यहाँ आ चुकी हैं। ये सुनकर महारानी ने उसे अंदर लाने का आदेश देते हुए कहा, जाओ, उसे मेरे पास ले आओ, हम भी तो देखें ऐसी कौन सी नगरवधु है जिसने इतनी उत्सुकता से खुद नगरवधु बनने का ऐलान किया था, और जिसकी खूबसूरती के चर्चे पूरी वैशाली में हो रहे हैं। जैसे ही आम्रपाली को दासी अंदर लेकर आई तो महारानी के सामने आते ही आम्रपाली ने कहा, जय हो महारानी साहिबा, आपने हमें बुलाया? उसे देखते ही महारानी भी उसके खूबसूरत चेहरे को देखकर एक मिनट के लिए तो सोच में पड़ गई, और मन ही मन कहने लगी, इतनी खूबसूरत नगरवधु तो आज से पहले इस वैशाली में कभी नहीं बनी। अब तो शायद इस राज्य की सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। फिर उसने आम्रपाली से कहा, हाँ, हम आपसे मिलना चाहते थे और देखना चाहते थे कि आखिर ऐसी कौन सी स्त्री है जिसकी खूबसूरती के चर्चे पूरे नगर में प्रचलित है। ये सुनते ही आम्रपाली के चेहरे का रंग थोड़ा फीका पड़ गया, क्योंकि इसी खूबसूरती ने तो उसे आज यहाँ लाकर खड़ा कर दिया था। फिर भी उसने रानी का अभिवादन बड़े ही प्यार से किया, परंतु रानी के बात करने के अंदाज से ऐसा लग रहा था मानो उन्हें आम्रपाली अच्छी ना लगी हो, या फिर एक नगरवधु को लेकर एक औरत के मन में जो भाव आ सकते हैं, हो सकता है ऐसा उस वजह से हो, क्योंकि आखिर एक तवायफ के लिए साधारण औरत तो ऐसी ही सोच सकती है ना। इसलिए रानी की आंखों में उसके लिए नफरत साफ साफ नजर आ रही थी, और उन्होंने उससे पूछा, हमने सुना है कि तुमने खुद पूरी सभा के सामने खुद को नगरवधु बनने का ऐलान किया था, क्या हम पूछ सकते हैं तुमने ऐसा क्यों किया? ये सुनकर आम्रपाली को एक बार फिर से वो पल याद आ गया जब उसने ऐसा ऐलान किया था, और बस एक उसी पल ने उसकी जिंदगी में इतना बड़ा तूफान ला दिया था। इसलिए वो कुछ देर के लिए सोच में पड़ गई, और उसे ऐसा खोया हुआ देखकर रानी ने फिर से कहा, क्यों, क्या हुआ? हम जानना चाहते हैं, जो लड़की आज तक कभी राज दरबार में नहीं आई, जो इतनी खूबसूरत है और इतना अच्छा नृत्य करती है, तो उसने नगरवधु बनने का इतना बड़ा फैसला क्यों लिया? पर पुरुषों के हाथों की कठपुतली बनने में ऐसा क्या आनंद है? या फिर राजमहल के ठाट बाट ने तुम्हारे मन को मोहित कर दिया था? ये सुनकर आम्रपाली की आंखें नम हो गई। ऐसा लग रहा था मानो वो अभी रो पड़ेगी, परंतु इन कुछ दिनों में उसने जो कुछ भी देखा था, उन हालातों ने उसे और भी ज्यादा बहादुर बना दिया था। इसलिए उसने पूरी बहादुरी के साथ कहा, महारानी साहिबा, जब हमने ये ऐलान किया था तो हम नगरवधु की सच्चाई से बिल्कुल अनजान थे। ये सुनकर महारानी के होश उड़ गए, और उन्होंने हैरानी से कहा, क्योंकि इस वैशाली में बच्चा बच्चा भी नगरवधु के बारे में सब कुछ जानता है, और तुम कह रही हो कि तुम्हें इसके बारे में कुछ नहीं पता था? जी महारानी, आज तक हमें इसी खूबसूरती की वजह से हमारे घर में कैद करके हमारे बाबा ने रखा था, ताकि किसी की नजर हम पर ना पड़े, क्योंकि वो जानते थे कि जिस दिन वैशाली के पुरुषों की नजर हम पर पड़ेगी, हमें नगरवधु बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। इसलिए उन्होंने हमें कभी राजमहल में कदम ही नहीं रखने दिया, यहाँ तक कि घर में भी हमें ज्यादा बाहर निकलने की अनुमति नहीं थी। परंतु हमारी एक नादानी की वजह से हमारी जिंदगी में सब कुछ बदल गया। एक पल में हमारी गुरु माँ हमें हमेशा के लिए छोड़कर चली गई, और जब हमें नगरवधु की सच्चाई का पता चला तो हम इन सबसे बचने के लिए यहाँ से भाग गए थे, लेकिन उसकी वजह से हमारे बाबा की जान खतरे में पड़ गई और वैशाली की स्थिति खराब हो गई। ये सब देखकर हमें मजबूर होकर अंत में यहाँ लौटना ही पड़ा, क्योंकि गुरु माँ को खोने के बाद हम हमारे बाबा को नहीं खोना चाहते थे।
और उसके अलावा हमारा खास मित्र जिससे हम बचपन से इतना प्रेम करते हैं उसकी जान को भी खतरा था, इसलिए हमने ये फैसला किया। इसके अलावा हमारे पास और कोई रास्ता ही नहीं था। ये कहते कहते आम्रपाली का चेहरा एकदम उदास हो गया। उसकी बातें सुनकर और उसके इस उदास चेहरे को देखकर उसके पास खड़ी दासी सरना को भी बहुत बुरा लगा। अब उसे पता चला कि ना चाहते हुए भी आम्रपाली को इस गद्दी पर बैठना पड़ा, इसलिए उसके मन में आम्रपाली के लिए धीरे धीरे प्रेम के भाव आने लगे थे। महारानी ने उसके उदास चेहरे को देखा तो उन्होंने उसकी तकलीफ को समझा कि उसने जो भी कुछ किया वो अनजाने में उसने कर दिया। और ये सब सुनने के बाद रानी के मन में उसे लेकर जो विचार थे वो भी बदल चुके थे। अब उन्हें उस पर दया आ रही थी, परंतु वो भी उसमें कुछ नहीं कर सकती थी, इसलिए उन्होंने आम्रपाली के कंधे पर हाथ रखकर कहा, कोई बात नहीं आम्रपाली, हम स्त्री होने के नाते आपकी तकलीफ समझ सकते हैं, परंतु किसी न किसी लड़की को तो इस गद्दी पर बैठना ही पड़ता, और ये तो वैशाली की सुख शांति के लिए आवश्यक भी है। तुम चिंता मत करो और इसे अपना भाग्य समझकर अपना ही लो। इसके अलावा तुम्हें इस महल में कोई भी अगर परेशानी हो तो हमें जरूर कहना, हम हर समय आपका ध्यान रखेंगे। अभी वो आम्रपाली से कुछ इस तरह की बात कर ही रही थी कि इतने में उनकी खास दासी कामोली ने वहां आकर कहा, महारानी साहिबा, आपने जिसे बुलाया था वो राजमहल में आ चुके हैं। अगर आपकी आज्ञा हो तो हम उन्हें आपके कक्ष में ले आए। ये सुनते ही महारानी को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने उसे गुस्से में एक तरफ ले जाकर जोर से डांटते हुए कहा, हमने तुमसे कहा था ना कि उसके बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए, और कितनी बार कहा है कि अगर हम हमारे कक्ष में किसी से बात कर रहे हो तो इस तरह बीच में ना आया करें। और ये बात तो मैंने खासकर मना की थी कि इस बारे में किसी को नहीं पता चलना चाहिए, फिर भी आपने हमारी बात नहीं मानी। आप तो वैशाली और इस राजघराने की हालत से अच्छी तरह से वाकिफ हैं। आपको हमारे साथ रहते हुए इतने वर्ष हो चुके हैं। जाइए, आज के बाद आप हमें अपना चेहरा कभी मत दिखाइएगा। थोड़ी दूर खड़ी आम्रपाली और सरना ये सब देख भी रही थी और सुन भी रही थी, और ये सब देखने के बाद वो दोनों बहुत हैरान हो गई कि ऐसी क्या बात हो गई जो रानी अभी कुछ देर पहले इतने प्यार से बात कर रही थी, उन्हें अचानक इतना गुस्सा आ गया जो उन्होंने उस दासी से इस तरह से बात की। परंतु यहाँ वो कोई सवाल नहीं पूछ सकती थी। सरना तो इस राजमहल के बारे में काफी कुछ जानती थी, इसलिए वो सोचने लगी कि ऐसा क्या है जो रानी साहिबा किसी को उसके बारे में बताना ही नहीं चाहती। कौन आया है जिसके आने के बारे में महारानी साहिबा किसी को नहीं बताना चाहती। आम्रपाली को भी पता था कि सरना इस राजमहल के बारे में काफी कुछ जानती है, इसलिए उसने धीरे से उससे पूछा, क्या बात है, तुम्हें कुछ पता है या फिर तुम कुछ अंदाजा लगा सकती हो? क्या वजह है जिसकी वजह से रानी साहिबा इतने गुस्से में आ गई? ये सुनकर सरना ने धीरे से जवाब दिया, नहीं, हमें तो कुछ पता नहीं है। हम तो ये जानते हैं कि ये रानी साहिबा की खास दासी है जो काफी सालों से इनके साथ है, जिसका नाम कामोली है। जाने क्या बात है जो महारानी इस पर इतना गुस्सा हो गई। ये सब सुनकर तो आम्रपाली और भी ज्यादा सोच में पड़ गई कि ऐसा क्या हो सकता है जो महारानी साहिबा अपनी इतनी खास दासी के ऊपर चिल्लाने पर मजबूर हो गई। आखिर क्या वजह थी कि महारानी ने अपनी खास दासी के ऊपर इतना चिल्लाया, और कौन है जिसके बारे में वो किसी को नहीं बताना चाहती, और क्या बात है जिसे वो सबसे छुपाना चाहती है। ये जानने के लिए हमारे साथ सुनते रहिए आम्रपाली की कहानी। आम्रपाली।